नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 असल धन के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ये जो प्रश्न हैं वह बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए जो कि बातचीत से संबंधित है। चरवाहे का जीवन कैसा था? चरवाहे का जीवन कैसा था? इस पाठ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। चरवाहे का जीवन बड़ा ही सामान्य था। वह गरीब था लेकिन स्वाभिमानी था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी टूटी फूटी हुई झोपड़ी थी। तो चरवाहे का जीवन कैसा था कि उसकी जो झोपड़ी है वह टूटी फूटी थी और कपड़े कैसे पहनता था? वो ऊन से बने, भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े पहनता था और बस 2 समय की रोटी मिल जाती थी उसे, चाहे वह रूखी सूखी क्यों ना हो, उसी में उसे गुजारा करना पड़ता था। ठीक है, अगला प्रश्न। कहानी में से ऐसे अंश छांटकर बताइए जिनसे दारा के बुद्धिमान होने का पता चलता है। तो उत्तर देखते हैं। कहानी का वह अंश, हमें कोई भी कहानी का एक भाग बताना है छांटकर जिसमें हमें यह पता चले कि दारा जो है बुद्धिमान था। ठीक है, तो देखते हैं। कहानी का वह अंश जिसमें दारा पर धन लूटने का आरोप लगाया गया, पर उसने अपने आप को निर्दोष साबित किया और उन सभी लोगों को भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया जिन्होंने दारा पर बेईमानी का आरोप लगाया था। तो उसने अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को निर्दोष साबित किया जिससे वे सभी लोग शर्मिंदा हो गए जो उस पर आरोप लगा रहे थे कि दारा जो है एक बेईमान व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा क्यों रखता था? उत्तर देखते हैं। दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा इसलिए रखता था ताकि उसकी पीठ पर वह अपने उस बक्से को रख सके जिसमें उसके फटे पुराने कपड़े थे। ठीक है, वह दूसरा बक्सा क्यों रखता था, दूसरा घोड़ा क्यों रखता था वो साथ में? ताकि उसकी पीठ पर, उस घोड़े की पीठ पर, एक पर तो वो खुद स्वयं बैठ कर जाता था और दूसरे घोड़े की पीठ पर वह बक्सा रखता था जिसमें उसके फटे पुराने कपड़े थे जब वह चरवाहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से क्या कहा? उत्तर देखते हैं। दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह के कान भरने के लिए उनसे यह कहा कि दारा जब दौरे पर जाता है तो अपने साथ दूसरे घोड़े पर एक बक्सा भी रखता है जिसमें वह मासूम जनता से लूटा हुआ धन रखता है। आप दारा को ईमानदार समझते हैं परंतु वह बेईमान है और आपके दिए गए अधिकारों का अनुचित लाभ उठा रहा है। तो दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह के कान भरने के लिए क्या कहा कि दारा जो है अपने साथ एक दूसरा घोड़ा रखता है और उस घोड़े की पीठ पर वह एक बक्सा भी रखता है जिस बक्से में वह भोली भाली जनता से लूटा हुआ धन रखता है और कहा कि आप उसे ईमानदार समझते हैं परंतु वह बहुत ही बेईमान है और आपके द्वारा दिए गए अधिकारों का गलत लाभ उठा रहा है, गलत उपयोग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे के जो प्रश्न हैं अनुमान और कल्पना से संबंधित हैं। इनके उत्तर आप अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न।
शाह ने दारा के पास दूत को भेजकर किस समस्या को सुलझाने के लिए कहा? अनुमान लगाइए, दारा ने समस्या को कैसे सुलझाया होगा? तो देखते हैं, शाह ने दारा के पास दूत को भेजकर अपने राज्य से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए कहा होगा और दारा ने अपनी बुद्धिमानी व सूझबूझ से समस्या को सुलझाया होगा, क्योंकि दारा जो है बहुत ही बुद्धिमान था। सभी गांव के जो लोग थे वे उसके पास अपनी समस्या को लेकर आते थे और वह उनकी समस्या को सुलझाता भी था। और शाह ने भी अपने दूत को तभी भेजा था क्योंकि उसे भी उसकी सहायता की जरूरत थी कि जो वह उसके राज्य से जुड़ी जो समस्या है उसे सुलझा पाने में मददगार साबित हो। ठीक है, तो दारा ने कैसे सुलझाया उसे? अपनी बुद्धिमानी व सूझबूझ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से से बेईमानी से एकत्र किया गया धन निकलता तो क्या होता? तो उत्तर है, यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से से बेईमानी से एकत्र किया गया धन निकलता तो उसे भी और अपराधियों की तरह राज्य के दंड विधान के अनुसार बेईमानी के अपराध के लिए दंडित किया जाता। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि दरबारियों के कहे अनुसार, जैसा कि दरबारियों ने कहा था कि दारा बेईमान है, बेईमानी से उसने धन इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, तो अगर यह सब बातें जो है सच होती तो दारा के साथ भी वही किया जाता जो बाकी अपराधियों के साथ किया जाता है, अर्थात उसे भी दंडित किया जाता। ठीक है, बेईमानी के अपराध के लिए उसे दंडित किया जाता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तीसरा प्रश्न, पाठ का शीर्षक असल धन क्यों रखा गया? इस पाठ का कोई अन्य शीर्षक सुझाइए तथा यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। तो देखते हैं, पाठ का शीर्षक असल धन इसलिए रखा गया क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के लिए उसकी ईमानदारी व सच्चाई ही उसके जीवन का सबसे बड़ा धन होती है या असल धन होती है। मैं इस पाठ का अन्य शीर्षक बुद्धिमान व दिलेर दारा रखूँगा या रखूँगी क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी व दिलेरी से हर समस्या को सुलझा दिया था और विषम परिस्थितियों में भी वह विचलित नहीं होता था और उसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। तो इस पाठ का हम अन्य शीर्षक बुद्धिमान व दिलेर दारा भी रख सकते हैं क्योंकि दारा जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और दिलेर व्यक्ति था, उसका दिल बहुत बड़ा था और वह अपनी सूझबूझ से, बुद्धिमानी से किसी भी समस्या को हल कर देता था। आगे बढ़ते हैं, आप भी अपने विचार दे सकते हैं कि इस पाठ का और क्या शीर्षक हो सकता है। ठीक है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पाठ का और अन्य शीर्षक क्या हो सकता है इन दोनों के अलावा। ठीक है, अगले प्रश्न हमारे जीवन मूल्य से संबंधित हैं। पहला प्रश्न, क्या आपको घर में, विद्यालय में किसी से ईर्ष्या होती है? क्यों? जी हाँ, उत्तर है इसका जी हाँ। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है जब हमारे परिवार वाले हमारी तुलना परिवार के किसी अन्य सदस्य से करते हैं और विद्यालय में अध्यापक हमारी तुलना किसी अन्य छात्र से करते हैं जो हमसे बेहतर है, तो ऐसे में उस व्यक्ति से ईर्ष्या होना जिससे हमारी तुलना की जा रही है स्वाभाविक है। देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हमारी जो तुलना है किसी अन्य से की जाती है जो हमसे बेहतर है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें उस व्यक्ति से थोड़ी ईर्ष्या होने लगती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि क्या आपको घर में या विद्यालय में किसी से ईर्ष्या होती है? हाँ, हो जाती है। जैसे कि कभी घर में हमारे माता पिता
हमारे छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहन से हमारी तुलना कर देते हैं। और विद्यालय में भी अध्यापक एक छात्र की तुलना हमसे कर देते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या हो जाती है यदि वे हमसे बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या करना उचित है या अनुचित, क्यों? तो देखते हैं इसका उत्तर। ईर्ष्या करना उचित नहीं है क्योंकि जिसके मन में ईर्ष्या होती है, अगर वह अपनी शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगाने की बजाय आत्म उन्नति में लगाए तो ईर्ष्या का सकारात्मक पक्ष सामने आता है। कुछ अंशों में ईर्ष्या करना उचित भी है और कुछ अंशों में अनुचित भी है। ठीक है, दोनों तरह से है, उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, कि ठीक भी हो सकता है, कभी कभी ठीक भी हो सकता है ईर्ष्या करना और कभी कभी गलत भी हो सकता है। लेकिन किसी के प्रति अगर ईर्ष्या की भावना अत्यधिक बढ़ जाए तो उसका नकारात्मक पक्ष ही सम्मुख आता है, कि अगर हमारे ईर्ष्या की भावना उस व्यक्ति के प्रति अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका हम गलत प्रभाव पड़ सकता है। और ठीक है, तो कुछ अंशों में ही उचित है ईर्ष्या करना और कुछ में अनुचित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? कि मन में ईर्ष्या का भाव या जलन का भाव, किसी से जलन जो हो जाती है, उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखते हैं। मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए हमारे मन में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, कि हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, जिसको प्राप्त करने में हम इतने व्यस्त हो जाएं कि हमारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा ही ना हो और हमारा मन केवल हमारे लक्ष्य पर ही केंद्रित हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, अब खाली बैठे रहेंगे तो हर कोई हमें टोकेगा ही कि उसको देखो वो तुमसे कितना बेहतर है, कितना अच्छा है। तो हमें स्वाभाविक सी बात है, हमें उस व्यक्ति से थोड़ी ईर्ष्या होने लग जाएगी। तो यदि हम अपने काम में व्यस्त हैं, हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें ये कार्य करना ही करना है, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, तो जब हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे उस कार्य में और हमारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर ही होगा, तो हमारे पास इतना समय ही नहीं होगा कि हम किसी से भी ईर्ष्या रख सकें या ईर्ष्या का भाव हमारे मन में पैदा हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आप अपने पास मित्रों और संबंधियों द्वारा भेंट की गई किन वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं? ठीक है, उत्तर देखते हैं इसका। मैं अपने मित्र या संबंधियों द्वारा भेंट की जाने वाली चीज़ों में से खासकर उन चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ या रखने का प्रयास करती हूँ जो चीज़ें उन्होंने अपने हाथों से स्वयं बनाई हो। कहने का अर्थ है हाथों से स्वयं बनाई, यानी कि हस्त निर्मित हों जो वस्तुएं। ठीक है, क्योंकि हाथ से बनी चीज़ों में भेंट करने वाले की भावना के साथ साथ उनका समय भी नियोजित रहता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि उसके मन में हमारे लिए क्या भावनाएं हैं और तभी तो उसने अपना समय हमारे लिए समय निकाला है, अपने समय में से हमारे लिए समय निकाल कर हमारे लिए उस वस्तु का निर्माण किया है और हमें भेंट की है। तो मैं उन वस्तुओं को ही रखती हूँ या संभाल कर रखने का प्रयास करती हूँ जो हाथ से निर्मित हैं, जिसने मुझे भेंट की हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे असल धन पाठ के बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।